धूम कारोबार के बीच अमेरिकी बाजारों में आई 0.25% की तेजी। हालांकि डॉलर को लेकर घरेलू निवेशकों की चिंताएं बरकरार। डॉलर इंडेक्स फिर से 103 के पार। बैंक ऑफ जापान के फैसले से पहले एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। नेगेटिव ब्याज दरों में बदलाव के आसार कम। एसजीएक्स निफ्टी भी सुस्त। साइरस मिस्त्री ने टाटा की 6 कंपनियों से दिया इस्तीफा। टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा स्टील, टाटा पावर और इंडियन होटल से हुई उनकी छुट्टी। ईजीएम से पहले ही किया इस्तीफे का ऐलान। नोटबंदी के बाद सरकार की उम्मीद से ज्यादा पैसा बैंकों में लौटा। लोगों ने जमा कराए करीब 14 लाख करोड़ रुपए। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। 8 नवंबर तक आरबीआई ने जारी किए थे कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए के 1000 और 500 वाले पुराने नोट, जबकि लोगों के पास थे 15.25 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट। एक आरटीआई से मिली जानकारी। और डिजिटल पेमेंट के लिए गांव में मिले 100 MB का डेटा मुफ्त। TRAI का सरकार को सुझाव। बाजार पहुंचे हैं बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर। जी हां, 8100 के नजदीक हुई समाप्ति और ग्लोबल मार्केट से मिला जुला रुझान। बड़ा सवाल है कि बाजार निचले स्तरों से रिकवरी दिखाएंगे या फिर कमजोरी और बढ़ेगी। क्या हो, ऐसे में आपका ट्रेड इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब, जो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के MD आशीष कुकरेजा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल बाजारों की तस्वीर कैसी है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि सुस्त शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है। यूएस के मार्केट देखिए मामूली बढ़त के साथ जाकर समाप्त हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो वहां पर भी घट गए हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो क्रिसमस की छुट्टी मनाने शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर आप इस समय एशियाई मार्केट्स देखें मिक्स्ड हैं। बैंक ऑफ जापान के आउटकम अभी आना है, लेकिन उससे भी उम्मीदें कमी है। जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बरकरार रहेंगे, ये वहां पर मानकर चल रहे हैं। ये बताइए भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, खास तौर पर सेकेंड हाफ में जिस तरह से कल बाजार में अचानक सेल ऑफ आया, लगता है बायर्स गायब है। ये बात सही है कि थोड़ा मूड माहौल सुस्ती का है, कमजोरी का है, कम इंटरेस्ट वाला है। और जैसे जैसे हम 31 दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे हिंदुस्तान का फोकस तो डीमोनेटाइजेशन पर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इसमें कोई डाउट नहीं। बचे कुछ दिनों में लोगों को दूसरे ज्यादा जरूरी काम शायद करने होंगे, वो दिख भी रहा है। बट एनीवे, साल का ये 2 हफ्तों वाला जो सीजन है हर साल सुस्ती भरा रहता है, और इस साल भी अगर ऐसा है तो कोई खास बड़ी बात है नहीं। जहां तक संकेतों का सवाल है, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हैं। एफआईएस के संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। एफएनओ, टेक्निकल्स ये थोड़े न्यूट्रल साइड पर है। सेंटीमेंट थोड़ा सावधानी भरा है। आज 8100 है निर्णायक लेवल। फाइनली कल हम 8100 के नजदीक जाकर बंद हुए हैं, और 8100 के नीचे आखिरी आधे घंटे में कुछ मिनटों के लिए फिसले। फाइनली क्लोजिंग एवरेज होकर 8100 पर आई है। क्यों निर्णायक लेवल है, थोड़ी देर में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात साफ दिख रही है, और वो ये कि आज ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ हैं। 3 दिनों तक लगातार मैंने निफ्टी पर शॉर्ट देने के बाद आज दोनों तरफ की ट्रेडिंग की राय दी है। ये मुझे दिख रहा है, और वो इसलिए कि मुझे लग रहा है निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आने की भी संभावना है। जो वायदा कारोबार के आंकड़ों में दिख रहा है वो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में अगर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर कमजोर शुरुआत हो तो 8075 के आसपास एक मौका लिया जा सकता है खरीदारी करने का, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो होगा 25 पॉइंट नीचे 8050 पर। दिन के दौरान 8125, 8150 के लक्ष्य के लिए एक बार ये आप तेजी करने का मूड बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर आप मजबूत खुल जाए, संभावना वैसे कम है, अगर खुल जाए एशियाई बाजारों को देखकर ऊपर खुल जाए तो एक बार 8125, 8130 के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 8175 का, और 8075, 8050 तक के लक्ष्य के लिए एक बार की मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो खुलने के बाद इंतजार करें। अगर 8100 के आसपास खुले तो इंतजार करें, कोई ट्रेड न लें, देखते रहें थोड़ी देर, और एक बार डायरेक्शन लेने दें बाजार को। शुरुआती आधे घंटे में नीचे जाता है या ऊपर, और फिर जिस तरफ पहुंचे उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, ये सही होगा। बैंक निफ्टी 18150, 18550 क्लियरली रेंज डिफाइंड है।
इसमें कोई बदलाव नहीं। तो बेहतर तो ये कि बैंक निफ्टी में 18,125 के स्टॉप लॉस, 18,150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर लीजिए 18,450 के लक्ष्य के लिए। फॉर ए चेंज आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट की राय अभी नहीं दे रहा हूं, देखते हैं अगर दिन के दौरान अगर उछाल मिलती है तब सोचा जाएगा। सेक्टर्स के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स आज दिख रहे हैं मुझे। पावर और ऑटो, ये दो सेक्टर बड़े मजबूत दिख रहे हैं, यहाँ खरीदारी हो सकती है। डिफेंस में चूंकि आज 60,000 करोड़ के ऑर्डर्स आने का ऐलान हो सकता है तो वो एक सेक्टर हो सकता है, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में एक्शन बढ़ने की संभावना पूरी नजर आ रही है, वहां पर नजर रखिए। ऑलराइट, चलिए तो छोटे छोटे सेक्टर्स बड़े बड़े कमाल दिखाने वाले हैं, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और हम आपको वो पूरा एक्शन बताएंगे जैसे ही बाजार खुलता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स, इसको देखे बगैर तो कार्यक्रम की आगे नहीं बढ़ सकता, तो एक बार देख लेते हैं कहां पर ये ट्रेड कर रहा है। 103.4 के आसपास ये पहुंचा था, देखिए, और ये कंफर्ट नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा, इस पर नजर होनी चाहिए हर रोज आपकी। चलिए वागले साहब से पूछते हैं उनकी नजर आज कहां पर है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए, आप भी कॉशियस हैं? गुड मॉर्निंग। बदल बदल के लाल रंग की डिफरेंट टाइज पहनने, मेरा सवाल इसीलिए ही है। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो मेरे को एक बात की मजा नहीं आई कि आपने आज वो चूहे और बिल्ली वाला कुछ शेयर नहीं अर्ज किया। अपने लोगों को आदत डाल दी है, तो कल से तैयार रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, शायद हो सकता है तो आज ही तैयार रखिए। और अनिल जी भी वैसे शायर है, ऐसे मैंने सुना है। बिल्कुल है, बहुत बड़े वाले, तो उनके भी कुछ हम सुनना चाहेंगे ऐसे मार्केट में जिधर ज्यादा काम नहीं है। ऐसे मार्केट में जब रेंज बाउंड हो ना, तो यही सारी चीजें हैं जो आपको, यही सहारा है। बिल्कुल। चलिए, मार्केट व्यू तो वही है। आई थिंक रेंज एब्सोल्युटली जो अनिल जी ने कहा उसके साथ वो 8050 8150 ट्रेड सेटअप नहीं है, बट बायस नेगेटिव है। ऑलराइट, क्योंकि अगर निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट दिखता नहीं है तो ट्रेड सेटअप देने में मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एक बार 8050 टेस्ट हो सकता है, वहां से बाइंग आ सकती है और ये सीमित 100 पॉइंट के दायरे में हो सकता है। निफ्टी बैंक 18150 18450 ये मेरा रेंज होगा। ऑलराइट, चलिए तो 8050 यहां तक जा सकता है, तो 8100 के नीचे खिसके तो ध्यान रखिएगा। ये राय आपको सुबह ही दे दी गई थी और लगता है कि ये लेवल टेस्ट कर सकता है मार्केट। लेकिन वागले साहब के पास आज दो बाय आइडियाज हैं, दो सेल आइडियाज हैं, वो उनसे जानेंगे थोड़ी देर में। पहले बताइए, FIIs लग रहा था कि छुट्टी पर जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि छुट्टी पर गए हैं लेकिन घर से भी काम कर रहे हैं, बिकवाली का सिलसिला जारी है इनकी तरफ से। जिसका पैसा लगा होता है उसको मतलब छुट्टी हो या ना हो उसको नींद आती नहीं है, उन्हें तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। बस फर्क ये है कि जितना जरूरी है उतना काम करेंगे। अगर कोई फॉरेन फंड मैनेजर मॉरिशस में बैठा है या कहीं बहामास में सेल ऑर्डर्स वहां से भी डाल रहा है, तो वहां से भी करेगा ट्रेड, कम करेगा, फर्क इतना ही है। एनीवे, जो कल के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग दो लिहाज से। एक तो घरेलू फंड्स की अच्छी खरीदारी होती हुई देखिए, ये पॉजिटिव आंकड़ा है। इसी के आंकड़े के दम पर मैं थोड़ा कैश मार्केट के स्टॉक्स में फिर से एक्शन आने की उम्मीद कर रहा हूं। 555 करोड़ की खरीदारी जो घरेलू फंड्स ने की है, अच्छी कही जाएगी, बड़ी कही जाएगी, खासतौर से कल के मार्केट को देखते हुए। लेकिन हेमंत, इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं FIs के, और ये आंकड़े कुछ संकेत साफ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? 535 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, जो कि बड़ी बिकवाली है। साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स 663 करोड़ के बेचे, यानी कि कुल मिला के 1200 करोड़ के स्टॉक्स कल बेचे। स्क्रीन इतनी खराब नहीं थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि 1200 करोड़ की बिकवाली होगी। सामने 325 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। क्या इसका मतलब ये है कि FIs को जहां स्टॉक से निकलना वो तो निकलेंगे, लेकिन बाजार में यहां से उन्हें ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही और वो इंडेक्स फ्यूचर्स में अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। ओके, ये एक ट्रेड दिख रहा है। तो ये कंफ्यूजन वाला मामला है कल के डेटा से। FIs क्या करना चाहते दिख नहीं रहा। एक ट्रेंड तो बहुत सीधा सीधा है कि कैश में बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर्स बिकवाली, तो आप मान लें कि बाजार ऊपर के लेवल पर टिकेगा नहीं, जो हम पिछले 4 दिन से कह रहे हैं, और उसी के दम पर पिछले 3 दिन से मैंने बाय कॉल दिया ही नहीं निफ्टी में। ठीक बात है। लेकिन अगर आज भी आप कहते हैं कि 60% चांस है नीचे जाने का, इसलिए, लेकिन आज मैंने 3 दिनों के बाद एक नीचे के लेवल से बाय कॉल दिया, तो उसकी एक ही वजह है हेमंत, और वो है 327 करोड़ का, छोटा ही सही लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी का आंकड़ा। इसका मतलब यह कि इंडेक्स को लेकर शायद FIs उतने नेगेटिव न रहे या निचले स्तरों पर वो शॉर्ट कवर करेंगे। तो ये एक संकेत आता हुआ दिख रहा है, इस पर मैं नजर रखूंगा। तो आज के डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन डेटा कल से बड़े हैं बिकवाली के, क्वालिटी में बेहतर है। चलिए, तो ये कहते हैं डेटा के अंदर जाकर डेटा को रीड करने की अनिल की कला, तो इसके ऊपर नजर रखिए। और अनिल से यही पूछेंगे कि FNO का डेटा भी क्या कुछ संकेत दे रहा है फिर लॉन्ग साइड पर जाने के लिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं वागले साहब के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। सर, दोनों मंदी वाले पहले बताएंगे, दोनों तेजी वाले पहले? एक एक अनिल जी मेरे माइंड से परफेक्ट रीड करते हैं।
क्योंकि मार्केट में ही क्लैरिटी नहीं ठीक बात है। लेकिन मुझे जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं उसमें मुझे मतलब क्लैरिटी है। स्पेसिफिकली मैं बायस्ड मेरा बाय साइड में रहेगा। इंजीनियर्स इंडिया में मेरा पहला बाय होगा। स्टॉप लॉस होगा 312, 300 टारगेट होगा 327। कल क्लियर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, मुझे लगता है 2 से 3 दिन में अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, इंजीनियर्स, पेट्रोनेट वगैरह, ये चल रहे हैं, पैटर्न काफी पॉजिटिव है, काफी दिन से हम बोल रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म तो 450 के ऊपर का टारगेट है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आज और कल या 2-3 दिन के लिए ये टारगेट है। एक अपोलो हॉस्पिटल में मैं सेल करके जाना चाहूंगा। फार्मा या उसके एसोसिएटेड स्टॉक्स थोड़े वीक है, तो मैं समझता हूं इसमें कल हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। 1206 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर 1-2 डेज टारगेट ऑफ 1170। ऑलराइट, तो अपोलो हॉस्पिटल्स को बेचिए और EIL को खरीदिए। PSU स्टॉक्स ना कमजोर बाजार में क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो ये बेस्ट डिफेंसिव हो गए आजकल के मार्केट में। बिल्कुल। और एक्चुअली अच्छे बाजार में कोई सुनता नहीं है। और खराब बाजार में यही सबका मतलब कॉन्फिडेंस देने वाले। सरकार का जो एक्शन है वो सरकारी कंपनी पर दिखेगा भी। बिल्कुल, ये लोग मान रहे हैं कि आगे कमाई बढ़ेगी। ठीक बात है। और आज कोल इंडिया पर भी हम विस्तार से शो में आगे बात करने वाले हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट वहां पर आई है। तो PSUs पर रखिए फोकस। और अगर एक PSU पसंद है वागले साहब को, तो वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। चलिए, लेकिन FNO का डेटा क्या बता रहे हैं? यहाँ पर भी डेटा के अंदर जाकर अगर आप झांक रहे हैं तो कुछ मिल रहा है या फिर कंफ्यूजन है यहाँ पे? 2 चीज मिल रही है हेमंत, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आंकड़ा ऐसा जिसका मैं हार्डली कभी जिक्र करता हूँ, बात नहीं होती, विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कल 14.8 पर ये जाकर बंद हुआ है, 15 के नीचे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विक्स ने बॉटम बना लिया, लेकिन 14, 14.5 के आसपास की रेंज वो है विक्स की जो बॉटम बनाती है। यानी कि जो ट्रेंड है आपका वो ट्रेंड खत्म होने के आसार देते हैं। मतलब वोलेटिलिटी इतनी कम हो गई, इतनी नहीं कि अब यहां से उतार चढ़ाव बढ़ना चाहिए। ठीक बात है। उतार चढ़ाव कब बढ़ेगा? जो ट्रेंड है उसके विपरीत आप जाएंगे तो बढ़ेगा। तो अब जब आप 8,100 के आसपास है, समझिए थोड़ा और कमजोर हो जाते हैं। 50-75 पॉइंट निफ्टी और गिर जाता है। 8,000, 8,025 की रेंज में आप आ जाएं, वहां पर 75 लाख शेयरों के आसपास, 70 लाख शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, इतना बड़ा सपोर्ट है। और आपको विक्स 14 के आसपास दिखे, ठीक है, पुट कॉल रेशियो 1.01 पर आ गया है, गिर के 10 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। पुट कॉल रेशियो 5-7 बेसिस पॉइंट और गिर जाए, ये कॉम्बिनेशन वो होगा जहां पर दिल खोल के खरीदारी करनी चाहिए एक उछाल के लिए। तो उस कॉम्बिनेशन पे मेरी नजर है। अब वो कॉम्बिनेशन मिलता है नहीं मिलता है, उसके पहले ही मार्केट, देखिए जरूरी नहीं कि मार्केट एग्जैक्टली परफेक्ट लेवल से घूमे, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज निचले स्तरों पर मिले मौका 8,050 के आसपास और 8,075 के आसपास तो शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए, थोड़ी हिम्मत करके खरीदारी भी करनी चाहिए। ये पहली बात डेटा में दिख रही विक्स से। दूसरी बात, कल देखिए बैंक निफ्टी में लगभग 1 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, निफ्टी में कम हुआ है 3 लाख शेयरों से। इसका मतलब क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी की कमजोरी जो दिख रही थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। भले ही थोड़े शॉर्ट्स बने, ऐसा नहीं कि नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद लग रहा है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी को रुकना है कहीं निचले स्तरों पर तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आना जरूरी है। और 18,150 वो बैंक निफ्टी का लेवल है जहां से हमने बार बार सपोर्ट लिया है। तो दूसरा संकेत यहां पर है। अब 8,100 को मैंने आज निर्णायक लेवल पर क्यों चुना है उसकी वजह बता दूं। इसलिए नहीं कि कल वहां बंद हुआ है, इसलिए चुना है। कल देखिए 8,100 के पुट और कॉल दोनों में 4-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट नया बना है। अब हेमंत होगा क्या, शुरुआत में जो तेजी और मंदी करने वाले ट्रेडर्स है दोनों रस्साकशी करेंगे। ठीक बात है। जो तेजी करने वाले वो चाहेंगे कि 8,100 के ऊपर टिके रहे, मंदी करने वाले चाहेंगे 8,100 के नीचे लेकर आए। तो शुरुआती इसीलिए आधा 1 घंटे का ट्रेड इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरफ टिक पाते हैं। संभावना ये, आप अगर एशिया बहुत खराब ना हो तो ऊपर खुल के टिक जाएं और उसके बाद 8,150 की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो 8,100 जो 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है पुट और कॉल मिलाकर, वो आज निर्णायक फैक्टर है बाजार की चाल के लिए, इसलिए उस पर नजर रखना जरूरी है। और वहां से अगर बढ़कर ऊपर की तरफ गए तो सबसे ज्यादा कई दिनों बाद एक ही सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर कहीं ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो वो 8,150 पर 7 लाख शेयरों का है। इसका मतलब क्लियर है, जिन लोगों ने वहां पर कॉल्स बेचे 20-30 पॉइंट की प्रीमियम समझ लें, वो ये मानकर चल रहे हैं कि 8,175 के पार बाजार निकलेगा नहीं। तो 8,150, 8,175 ऊपर की आपकी रेंज बहुत डिफाइंड हो गई। बहुत कम समय ऐसा होता है जब आपको लेवल्स क्लियर कट नजर आते हैं, जो कि आज के बाजार में दिख रहे हैं। वाह, तो चलिए, तो कॉशियस थे कल तक, तो आपने देखा क्या हुआ, सेकेंड हाफ में कैसे फिसला। तो कॉशियसनेस से थोड़ा बुलिशनेस की तरफ चलना शुरू किया है। नजर रहेगी लेवल्स पर, लेकिन अनिल कह रहे थे देखिए पहला आधा घंटा जो है ना आप निफ्टी को ट्रेड ना करें तो ज्यादा समझदारी है।
तो पहला आधा घंटा कहाँ ट्रेड करना चाहिए, छोटे मझौले स्टॉक्स कौन से अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, टॉप पिक्स क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की, ये सब हम आपको बताने वाले हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के तुरंत बाद सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं कि निफ्टी पर 5 एक्सपर्ट्स की आज क्या राय निकल कर आ रही है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और वक्त हो गया अब ये जानने का कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं। manojjaiswal.com के मानव जायसवाल की राय सबसे पहले। देखिए तेजी में आ गए हैं, 8200 का टारगेट है, 8090 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए, लेकिन 8125 के ऊपर निकले तभी तेजी करें। शॉर्ट करना चाहती है स्वाति होटकर, निर्मल मंग सिक्योरिटीज की टेक्निकल एक्सपर्ट, कह रही है कि 8150 पर लगाएं स्टॉप लॉस, बेचे निफ्टी को, नीचे की तरफ आपके लक्ष्य होने चाहिए 8040 से लेकर 8020 की रेंज में। और स्वाति का साथ दे रही है सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक भी, वो भी कह रही है कि शॉर्ट करने में ही पैसा बनेगा, 80 जाएगा और उसके बाद 8065 तक भी जा सकता है। 8155 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें, लेकिन कहां करें, 8110 8120 के आसपास। निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर कह रहे हैं कि खरीदारी करने में है समझदारी, 8080 पर लगाइए स्टॉप लॉस और टारगेट काफी एग्रेसिव ऊपर के हैं 8220। ओके, लेकिन विवेक इनके बिल्कुल विपरीत, विवेक गुप्ता जी, और वो कह रहे हैं कि आपको बिकवाली करनी चाहिए, शॉर्ट साइड पर जाना चाहिए, 8060 तक के लेवल्स दिख रहे हैं उनको। और कुछ देर पहले संदीप वागले साहब भी कह रहे थे 8050 तक खिसक सकता है निफ्टी। 8170 का स्टॉप लॉस भी आपको लगाना चाहिए। तो 5 एक्सपर्ट्स देखिए, 5 में से जो 3 हैं वो बेचने की राय दे रहे हैं और 2 हैं बुलिश। और 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक निफ्टी पर जो अहम लेवल निकल कर आ रहे हैं वो बता दूं, 8050 से लेकर 8080 वो रेंज है जो निफ्टी पर करेगी अहम सपोर्ट का काम। ऊपरी स्तर पर 8150 से लेकर 8200 की रेंज होगी जहां पर जाकर अटकेंगे बाजार, तो इन पर रखिएगा आप नजर। लेकिन और कहां पर नजर होनी चाहिए, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं, इस सब पर बात करते हैं। आइए जानते हैं आज के टॉप 5 स्टॉक्स। वोकहार्ड्ट, इन पर ब्रिटेन का रेगुलेटर यूके MHA मेहरबान है। दमन के प्लांट के लिए क्लियरेंस आने के बाद अब इससे बड़ा प्लांट जो वोकहार्ड्ट के लिए सबसे बड़ा है, चिकलथाना, जहां से लगभग 1/3 सेल्स आती है इस कंपनी की, इसके लिए ब्रिटिश रेगुलेटर ने यहां पर मंजूरी दी है, क्लियरेंस दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अब जांच की जो अवधि है वो भी कम की जाएगी, यानी कि बार बार इस प्लांट की जांच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 साल में एक बार। अल्टीमेटली US FDA कब चिकलथाना प्लांट को क्लियर करता है, ये सबसे बड़ा अहम होगा वोकहार्ड्ट के लिए, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश रेगुलेटर की तरफ से यहां पर क्लियरेंस आना भी सेंटीमेंट के लिए आज से बड़ा पॉजिटिव। स्टॉक पर दिखेगा आज तेजी का दम। बिल्कुल, तो पहले हर साल जांच होती थी, अब 2 साल में जांच होगी, ये एक राहत की बात। KEI इंडस्ट्रीज इसके ऊपर भी रखिए नजर। देखिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल बनाने के लिए। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में कंपनी ने काफी काम किया है और अब बजट से पहले यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ग्रेन्यूल्स, एको फार्मा कंपनी, यहां पर US FDA की तरफ से निरीक्षण हुआ है इनके प्लांट का। विशाखापट्टनम की जो इनकी यूनिट है वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और 7 खामियां पाई, और US FDA को ग्रेन्यूल्स के तय समय सीमा में जवाब देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, खामियां पाना या ऑब्जर्वेशन होना उतना अहम नहीं है जितना अहम ये बात है कि ये खामियां कितनी बड़ी है, क्या आसानी से चुस्त दुरुस्त की जा सकती है या फिर वाकई मामला गंभीर है, ये अभी पता लगना बाकी है। मैनेजमेंट से बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि US FDA का एक लेटर आता है तो थोड़ा मामला सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव होता है, बस उतना। बिल्कुल, और नजर रखिए GIPC पर भी इन्होंने एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ अगले 25 साल के लिए, तो ये करार पॉजिटिव माना जाएगा। आज यहां पर दिखेगी तेजी। फिनिक्स मिल्स, इसके लिए खबर, ऑफबिट डेवलपर्स में ये खरीदेंगे 15% हिस्सेदारी। एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के MD आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आपका भी स्वागत है आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है सर, मार्केट खरीदने का टाइम आ गया है क्या?
देखिए, आई थिंक आपने काफी अच्छे से समराइज तो किया अनिल जी. देयर इज नथिंग मच फॉर मी टू ऐड, बट दो तीन चीजें हैं जो डेफिनेटली समझने वाली हैं कि मार्केट में अब जो लार्ज कैप स्पेस है, लेट मी इमीडिएटली कम टू अ पॉइंट, वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती अब. आई एम काइंड ऑफ आपकी बात को अगर आगे बढ़ाने की बात करूं तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्पेस अब सेटल दिख रही है. अर्निंग सीजन देखना चाहेगी मार्केट. जनवरी मिड से आई थिंक थोड़ा अभी से ही इफ आई हैव टू से मैनेजमेंट्स ने कॉन कॉल शुरू कर दी हैं और कहीं ना कहीं अपना आउटलुक देना शुरू कर दिया कि ये कैसे प्ले आउट होने वाला है. डेफिनेटली जो नेगेटिव ग्लोबल मार्केट के हैं, जो भी बॉन्ड रैली या जो भी डॉलर इंडेक्स है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हमारे मार्केट में प्राइस्ड इन लग रहा है. सो having said that, I think market is looking, rather than saying in a positive way, I would say to become little more conservative, market अपना bottom ढूंढने की कोशिश कर रहा है. वो 8,000 हो या 7,900 हो, बस वही है अनिल जी. उसके बाद I think we will head for our pre-budget rally and then we will break this range of 8,000, 8,300 positively. वाह, चलिए, तो प्री बजट रैली की शुरुआत जरूर होगी. ये बताइए आशीष जी, आपके फिर स्टॉक्स कौन से हैं जो आपने चुने हैं? क्या बजट से रिलेटेड शेयरों पर अब आप ज्यादा बुलिश हैं? आपके टॉप पिक्स बताइए. देखिए हेमंत, जिस तरीके से अब ये पूरा इवेंट है, हम कुछ थीम्स को फॉलो कर रहे हैं. आपके साथ काफी टाइम बाद बातचीत हो रही है, तो आई वुड काइंड ऑफ समराइज. सो हम कुछ थीम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड थीम है, गवर्नमेंट का फिजिकल स्पेंड का थीम है या रूरल थीम है. तो हम इनके आसपास अपने स्टॉक्स को कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो पहला स्टॉक है वो श्रेय इंफ्रा लिया है. जिस तरीके से आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का ध्यान रहने वाला है वो तो हम सबको मालूम ही है. और बहुत ही उम्दा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी है, हाई मार्जिन बिजनेस है, कुछ अच्छी डील्स करी है, अपना नेटवर्क बिजनेस बेचा है और बीएनबी पारिबा की जो डील है उससे ये जो 50-60% इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस था वो बढ़ के अब 70-80% हो जाएगा और काफी हाई मार्जिन बिजनेस है. और अब यहां से आपको इंफ्रा स्पेस में बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस देखने को मिलेंगे ऑन फाइनेंसिंग साइड एंड ऑल्सो ऑन एग्जीक्यूशन साइड. तो श्री इंफ्रा हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन लेवल्स पे अच्छा लगता है. यहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले साल भर में आप आराम से 6 महीने से साल भर में 100-125 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. श्रेय इंफ्रा ये स्टॉक है. इस स्टॉक में एक और खास बात है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि क्या खास बात है, लेकिन है ये बात पक्की. फिलहाल फंडामेंटली आशीष को पसंद है. आशीष की लिस्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन स्टॉक्स हैं. बेहतरीन स्टॉक्स वागले साहब के पास भी है. इन सब पर करेंगे बातचीत और साथ ही ब्रोकरेज हाउस कहां पर बनाए हुए, नजरें किन शेयरों पर आई है. बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स इस ब्रेक के बाद. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर. बैंक ऑफ जापान की 2 दिन की जो बैठक चल रही थी, देखिए उसका आउटकम आ गया है. और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था कि अनुमान यही है कि जस का तस रहने वाला है ब्याज दरें, और वैसे ही हुआ है. तो स्टेटस को मेंटेन किया है. ब्याज दरें नेगेटिव टेरिटरी में थी और वो अब भी हैं, लेकिन एक अच्छी बात, उन्होंने जापान की इकोनॉमी के लिए जो उनका आकलन था उसको बढ़ा दिया है. तो जापान के बाजारों के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी. लेकिन देखते हैं इस समय कारोबार कैसा कर रहे हैं. बिल्कुल फ्लैट हैं जापान के मार्केट. तो देखेंगे थोड़ी देर में क्या ये वहां से रिकवर होते हैं. लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया है. चलिए, ये तो बात हुई जापान की. इस मार्केट पर हमारी नजर रहेगी और दूसरे एशियाई बाजारों पर भी हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे. लेकिन सबसे पहले अपडेट देते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या कहा. खासतौर पर कल ग्लेनमार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रोकरेज हाउसेज क्या कह रहे हैं बताने के लिए जुड़ चुकी है नियति, जो लंबी छुट्टियों से वापस हमारे साथ आई है. नियति, बताइए क्या कह रहे हैं ग्लेनमार्क पर ब्रोकरेज हाउसेज? काफी पॉजिटिव है ग्लेनमार्क की. जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनालिस्ट का की टेक अवे यही है कि लंबी अवधि के लिए बेहद पॉजिटिव ये स्टॉक नजर आ रहा है. यूएस का इन्होंने पाइपलाइन लॉन्च किया है कि 3 स्ट्रैटेजीज पर अभी फोकस करेंगे. 3 थेरेपीज, ऑन्कोलॉजी, रेस्पिरेटरी और डर्मा. ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, रेस्पिरेटरी और डर्मा यानी त्वचा की या जो स्किन के प्रोडक्ट्स है उस पर अभी ये फोकस करने वाले हैं. 20 से 25 ANDA फाइलिंग्स ये करने का टारगेट कर रहे हैं और
20 जेनेरिक प्रोडक्ट्स यूएस में लॉन्च करने की इनकी तैयारी है। अगर ये कर लेते हैं तो स्पेशलिटी पाइपलाइन काफी अच्छी तरीके से शेप अप होगी, ऐसा मानना है कंपनी का। 5 से 10 साल में 30% सेल्स कंपनी की स्पेशलिटी और इनोवेशन सेगमेंट से आएगी। बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है कंपनी की तरफ से और इसी के चलते ज्यादातर ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश हैं। यूबीएस टारगेट प्राइस दे रहा है 960 का, जो कि 2% का एक अपसाइड दे रहा है। फोकस कर रहे हैं 33% ईपीएस सीएजीआर अगले 2 साल के लिए। रैली गेयर भी निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है, 1110 का इनका लक्ष्य है। एग्जीक्यूशन कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। 18% के अपसाइड के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुलिश मैक्वायरी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। 1350 का इनका लक्ष्य है, जो कि 43% अपसाइड दे रहे हैं। मैक्वायरी का टॉप पिक में से शामिल है ग्लेनमार्क। यूएस कंट्रीब्यूशन की मार्जिन ड्राइवर होगा। 1350 के लिए आपको निवेश करना चाहिए, ब्रोकरेजेस का यही मानना है। पहले मैं सोचता था हमारे यहाँ सिर्फ हर्षदा को सारी दवाओं के नाम मालूम है, अब तो नीति को भी सारी दवाओं के नाम मालूम है, वो भी बड़ी मुश्किल वाली है। नीति के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो नीति को तो मानना मालूम है, हाँ जरूरी है। पेरेंट्स और हेमंत के भी डॉक्टर हैं, आपकी भी मदद, लेकिन आपको शायद उतनी दवाएं पता नहीं है जितनी नीति को होता है। चलिए नीति बताइए, बाकी कौन से शेयर है जिन पर आज रिपोर्ट्स आई है? सर पेरेंट्स तो है ही, मैंने बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स भी किया हुआ है। ये है वजह, ये हमारे लिए भी खुलासा है। वेरी गुड। दूसरे कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे हम पहले एसकेएस माइक्रो के नाम से जानते थे, इन्होंने अपने डिमोनेटाइजेशन के बाद के सेल्स नंबर दिए हैं। 970 करोड़ के इन्होंने डिस्बर्समेंट्स किए हैं 11 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। ये इंप्रूवमेंट हुआ है कलेक्शंस में, आगे चल के ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। मीडियम टर्म में सस्टेन करेंगे अपना लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को। मॉर्गन स्टैनली काफी ज्यादा ओवरवेट है, टारगेट प्राइस इनका 1125 रुपए का है। 86% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं अगले 12 महीने के लिए। भारत फाइनेंशियल में आपको निवेश करके चलना चाहिए। कोल इंडिया पर आज गोल्डमैन सैक्स ने इनिशिएट किया है अपना कवरेज बाय, यानी निवेश करने की सलाह के साथ ही अपनी रेटिंग शुरू कर रहे हैं। 360 का इनका टारगेट है, 25% का अपसाइड ये इम्प्लाई कर रहे हैं अगले 12 महीने के लिए। की बेनिफिशियरी होगा, सरकार ने जिस तरह से टारगेट किया है 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन FY20 तक का, वो उसका सबसे ज्यादा फायदा कोल इंडिया को मिलने वाला है। पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो कोल इंडिया को होगा। 360 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए कोल इंडिया में। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 25% के अपसाइड के लिए। एनटीपीसी में भी 25% का एक अपसाइड देख रहा है नोमुरा, जो कि निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, 175 का था, अब इसे बढ़ा करके 200 रुपए का कर रहे हैं। 25% की तेजी ये देख रहे हैं 12 महीने के लिए। झारखंड की जो कैप्टिव कोल माइन है इनकी, उससे इनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। निवेश करके चलिए, 200 का लक्ष्य आपको एनटीपीसी 12 महीने के लिए दिखा सकता है। ऑलराइट, तो सरकारी कंपनियों पर देखिए, हम कह रहे थे नजर रखिएगा, और ब्रोकरेज हाउसेस की नजर वहीं पर है। जापान का बड़ा ब्रोकरेज हाउस नमूरा बुलिश है एनटीपीसी पर, और गोल्डमैन सैक्स बुलिश है कोल इंडिया पर। कोल इंडिया 300 के ऊपर निकलता है तो फिर कोई खराब खबर आती है जिससे वो नीचे आ जाता है। देखिए हाल ही में जब इसके नतीजे आए थे उसके बाद ये गिरा था, क्या वापस बाउंस के लिए तैयार हो रहा है? पूछते हैं बागले साहब से। बागले साहब बताइए, कोल इंडिया, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? 360 का लक्ष्य, क्या एग्रेसिव टारगेट दिया है गोल्डमैन सैक्स ने, वो भी कैसा लगता है ये शेयर? अवॉइड है ना हेमंत? क्लियरली अवॉइड है, जब तक ये 300-310 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। पिछली बार ये 300 के नीचे चला गया था, प्राइस वाइज शायद एक 20 रुपए नीचे होगा, लेकिन टाइम वाइज जो पेन आपको देगा, तो मैं समझता हूँ क्लियर अवॉइड है। और एनटीपीसी इसके ऊपर कोयले के शेयर में पोर्टफोलियो काला फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए ये शायरी के झलक वही कह रहा हूँ, फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए एनटीपीसी हल्का सा करेक्टिव मूव आ सकता है, 155-150 वहां पर लेने जैसा है, क्योंकि वहां 145 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। ऑन द अपसाइड 170-175 का व्यू है। पावर सेक्टर दिया है आज मैंने खरीदारी के लिए, आज से एनटीपीसी तो चलना चाहिए, और बाकी पावर शेयरों पर भी रखिए नजर। कल रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये तमाम शेयर मजबूत होते हुए दिखे थे। आज एक फॉलो अप एक्शन देखने लायक होगा, लेकिन इस बीच एफएनओ, ये है अहम संकेत देने वाला सेगमेंट, और यहां से आज तेजी या मंदी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुमित आपका, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो यही बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कुछ अहम सपोर्ट के आसपास आ रहा है या अभी भी शॉर्ट ही करना चाहिए?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। यस, बिल्कुल आपने एकदम सही वर्ड यूज किया है। सपोर्ट्स के पास तो आ रहा है, निफ्टी के अंदर 8100, 8070 ये अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है। अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो और वीकनेस देखने को मिलेगी। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी नीचे में 8000 पे हाईएस्ट ओआई बिल्डअप है, ऊपर में 8300 पे है, तो एक सीमित दायरा और एक रेंज बना हुआ है। ऊपर से ईयर एंड चल रहा है, लास्ट एक हफ्ता बचा हुआ है, तो ट्रेडर्स भी थोड़े छुट्टी के मूड पे है, एफआईएस छुट्टी पे ऑलरेडी जाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है शायद हमको पूरा हफ्ता भर एक रेंज बाउंड मूव भी देखने को मिले, सीमित दायरे में ही देखने को मिले। प्योर टेक्निकली बेस पे जाए, कल का वीकनेस के साथ अगर आज वापस वीकनेस देखने को मिलती है तो शायद 8100 या 8070 के लेवल्स टूट सकते हैं। अगर ये होता है तो हमको 8020 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर सेल का व्यू लेते हैं तो 8180 का स्टॉप लॉस होगा। प्रेजेंट लेवल से 20-30 पॉइंट का कोई उछाला आता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ जाएगा। 8070 इंट्राडे पहला पड़ा होगा, उसके बाद 8020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट, चलिए तो ये रहा निफ्टी पर। सुमित बगड़िया के पिक्स भी जानेंगे, लेकिन आशीष आप बताइए, एसआरआई इंफ्रा पर तो आप बुलिश हैं, इसके अलावा और कौन से टॉप पिक्स हैं आज के लिए? देखिए, जो दूसरा हमने स्टॉक आज लिया है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। आई थिंक जिस तरीके से लाइक आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि जो अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड का मूव है वो एक बहुत क्रिटिकल चीज है। जिस तरह का पोर्टफोलियो है इन लोगों का, कमर्शियल व्हीकल जो है, हमें लगता है आगे जाके इकोनॉमी में जो बूस्ट आएगा उसका सीधा सीधा फायदा इस पोर्टफोलियो में जो ज्यादा फोकस प्लेयर्स हैं उनको रह सकता है। प्लस आजकल सब एनालिस्ट ऐसे सोचते हैं हेमंत की इनका किसका कच्चे में ज्यादा काम है, किसका पक्के में ज्यादा काम है। सो लेट मी टेल यू दैट दिस पोर्टफोलियो कम्स जहां पे ज्यादा दे आर फोकस्ड ऑन द क्लाइंट्स विच आर जो पक्के में काम करते हैं, इन एज मेनी वर्ड्स। एंड जो लैब का एक है पोर्टफोलियो, वहां पे जरूर थोड़ा कंसर्न है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी अब जो नेगेटिव है वो काफी ज्यादा प्राइस इन इस समय हुआ है। ये अलग बात है कि अगर किसी तरीके से यहाँ पे कुछ की मार्केट में अगर 30-40% रेट कम हो जाए, वो हो जाए तो वैसी देश में तकलीफ आ जाएगी, तो वो होने के चांसेस बहुत कम है। सो एक्सक्लूडिंग लैब पोर्टफोलियो, आई थिंक दिस इज द वन एनबीएफसी स्टॉक विच वी बिलीव विल डू वेरी वेल। सो ये 1200 से टूट के अब इन लेवल्स पे आया है, थोड़ा ठीक हुआ है पिछले कुछ दिनों में। हमें लगता है कि 1200 के स्तर 6 महीने 1 साल में आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से 1100 के आसपास काफी बड़े सौदे हुए थे इस स्टॉक में जब ये ऊपर ट्रेड करता था 1180-1200 के आसपास, तब ब्लॉक डील्स हुए। उसके बाद स्टॉक ने काफी वक्त वहां बिताए, लेवल्स काफी आकर्षक हो चुके हैं। ये स्टॉक ऐसा है जिसने बड़ा पैसा पोर्टफोलियो में बना के दिया है लोगों को। ये एनबीएफसी पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल से, मुझे याद है हेमंत, ये शेयर 100 के नीचे ट्रेड किया करता था। मतलब जिस तरह की वेल्थ बनी अब अच्छे लेवल पर आ रहा है। लेकिन आशीष एक इंटरेस्टिंग ग्रुप बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। एक स्टॉक आपने इंटरेस्टिंग शॉर्ट साइड पर चुना है। जनरली फंडामेंटल एक्सपर्ट शॉर्ट करते नहीं है, लेकिन आशीष जी ने चुना है। उसके बाद बागले साहब आपको भी उस पर ज्ञान देना है। अपोलो टायर्स, बताएं सर। देखिए अनिल जी, जिस तरीके से हमें लग रहा है कि जो कंज्यूमर फोकस साइड के जो प्लेज हैं, जैसे जो कहीं ना कहीं उन पे जो मार है वो थोड़ी रह सकती है, और क्योंकि कमोडिटी प्राइस रिलेटेड है और हमें लग रहा है वहां पे भी एक नेगेटिव रुझान बन सकता है आने वाले समय में। प्लस जो डेट है वो इतना ज्यादा है कि जो आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव आउटलुक ला सकते हैं। सो अब और बहुत ज्यादा कोई करेक्शन भी देखने को नहीं मिली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स अ ब्रेक डाउन और अ क्रैक काइंड ऑफ स्टॉक, बट डेफिनेटली ये ऐसा स्टॉक है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना है एक इस तरह के बाजार में जहां थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, वहां पे अगर बैलेंस रखना है तो ये आई थिंक एक अच्छा स्टॉक है जहां पे अपसाइड तो डेफिनेटली नहीं दिख रही है, और अगर थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव रुझान मार्केट में बना तो अच्छे से आपको रिटर्न दे सकता है। ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल या लॉन्ग टर्म शॉर्ट जैसा नहीं है। मैं आने वाले 15 दिनों से 1 महीने तक के व्यू से बोलता हूँ। और शंघाई के कमोडिटीज मार्केट में नेचुरल रबर ने तेजी को लीड किया है 94 से एग्जैक्टली 138, यानी कि लगभग 85% की तेजी नेचुरल रबर में हो चुकी है निचले स्तरों से। कितना वोलेटाइल है? आप 2 दिन पहले बता रहे थे कि इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है और अब अचानक से नेचुरल रबर में तेजी हो रही है, जो इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा कॉस्ट नेचुरल रबर का है। टायर तो रबर से बनते हैं, वो सबसे बड़ा भारी पड़ रहा है। और अब अगले साल का अगर आपको समझिए जनवरी की डिलीवरी लेनी है रबर की, तो वो 5% प्रीमियम पे हो रहा है।
इसका मतलब ये कि आगे का भी रुझान तेजी का है। अच्छा, उस दिन आशीष चतुर्मुख आए थे, जो वो भी चार्ट देखते हैं, वो बोलते थे 175-80 ये हो सकता है। अब एक ही चीज अच्छी है इन सब कंपनियों के लिए कि अब तक सेल्स मजबूत है, ग्रोथ है और स्टॉक्स टेक्निकली बहुत मजबूत दिख रहे हैं। तो मैं सवाल आपसे वागले साहब दूसरा पूछूंगा। अब ये नहीं पूछूंगा कि अपोलो टायर शॉर्ट करना चाहिए या नहीं, मैं सवाल ये पूछूंगा कि किन लेवल्स के नीचे अपोलो टायर और सीएट शॉर्ट हो जाते हैं। अनिल जी, 180 ब्रेक होता है जो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है 185, 187 यहाँ पर अपोलो टायर्स का बॉटम है। अब मैंने जवाब दे ही दिया, आपने पूछा नहीं फिर क्योंकि मेरा वो नहीं, ठीक बात है, नहीं है 180 मुझे नहीं लगता है अपोलो। अभी आप वो बात सही है कि अभी चार्ट्स पे तो मजबूत दिखेंगे, इतनी बढ़िया रैली हुई है। हाँ, तो अगर 180 के लेवल्स के नीचे क्लोज होता है और सीएट अगर 1180 जो कि यहाँ से भी 5-6% नीचे है, 1160 रादर, उसके नीचे ट्रेड होता है तो फिर सीधा 1000 1020 के आसपास जा सकता है, जो भी मेरा व्यू नहीं है। कहने का मतलब है कि 8-9% के आसपास का करेक्शन आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आना। हाँ, उससे 8-9, हाँ, बस ये है कि 7-8% का। ठीक बात है। चलिए आशीष जी, आपसे लेंगे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बेहतरीन पिक्स आपने दी, ट्रे इंफ्रा, चोलामंडलम और अपोलो टायर्स बेचने की राय। आइए आशीष जी से तो लेंगे विदा, लेकिन एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयूरेश जोशी, उनसे बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब फोकस करते हैं उन तमाम शेयरों पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। 2 फार्मा शेयर, एक अच्छा और एक खराब। वोकहार्ड, ब्रिटिश रेगुलेटर की तरफ से इनके चिकलथाना प्लांट के लिए राहत की बड़ी खबरें और साथ ही ग्रेन्यूल्स जिनके विशाखापट्टनम प्लांट के लिए यूएस एफडीए की तरफ से सवाल उठाए गए हैं 7। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं। मयूरेश जी बताइए, दोनों शेयरों में क्या होगा, क्या करना चाहिए? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक जो वोकहार्ड को एक क्लियरेंस मिला है या यूके एजेंसी से, आई थिंक लार्जर पिक्चर दैट द मार्केट्स वांट्स टू सी इज द यूएस एफडीए अप्रूवल। तो कहीं ना कहीं ऑलवेज ये वर्क्स में था और चिकलथाना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्लांट है वोकहार्ड के की ऑपरेशंस के लिए। लेकिन जब तक आई थिंक यूएस एफडीए का ओवरहैंग दूर नहीं होता, आई थिंक स्टॉक में एक री रेटिंग आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेंटिमेंटली आई थिंक स्टॉक विल प्रॉब्ली रिएक्ट पॉजिटिवली, बट लार्जर रन में अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से आई थिंक यूएस एफडीए क्लियरेंस बहुत जरूरी और अहम है वोकहार्ड के लिए। जहां तक ग्रैन्यूल्स का सवाल रहा है, आई थिंक जो प्लांट पे एफडीए कंसर्न्स उठाए गए हैं, आई थिंक की कंसर्न्स ये देखनी चाहिए कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है अर्निंग्स में और कंट्रीब्यूशन क्या है प्रॉब्ली इन दिस प्लांट ऑन द टोटल रेवेन्यूज। तो मुझे नहीं लगता आई थिंक इट इज सो इम्पैक्टफुल कि अर्निंग में बहुत बड़ा झटका आना चाहिए। लेकिन जब हम यूएस एफडीए सुनते हैं, 483 सुनते हैं, तो शायद आई थिंक एक झटका जरूर लग सकता है स्टॉक को। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बोथ स्टॉक्स कैन सेंटिमेंटली शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। पर अगर फार्मा में रहना है जी, तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड स्टे विद द टॉप प्लेयर्स एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लुपिन पसंद आ रहा है डिक्लाइंस पे। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, 20 से 25 लॉन्चेस एक्सपेक्टेड है। कहीं ना कहीं जितने भी आई थिंक ऑब्जर्वेशंस आए थे बोथ थ्रू एन EIR ऑन द गोवा फैसिलिटी, जो बहुत की फैसिलिटी है लुपिन के लिए, आई थिंक दैट कैन बी अ गेम चेंजर ओवर द नेक्स्ट 2 years। और अर्निंग्स और टॉप लाइन ग्रोथ में 17-18% की आई थिंक वृद्धि हम अगले 2 साल में देख रहे हैं। तो शायद डिक्लाइंस पे अगर लुपिन मिलता है तो आई थिंक दैट इज फार मोर अ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बेट दैट आई विल प्ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, चलिए तो खरीदना है तो ल्यूपिन खरीदिए। लेकिन सन फार्मा ये एक और फार्मा कंपनी है जिसने बहुत डिसअपॉइंट किया है लोगों को। वागले साहब, कितना और खिसक सकता है, क्योंकि हर रोज फेसबुक लाइव पर लोग हमसे सवाल ये पूछते हैं कि सन फार्मा में क्या करना चाहिए। कई लोगों के पास ये शेयर है, 1000 रुपए के भाव से देखिए खिसक खिसक के ये 625 रुपए के आसपास आ गया है। कहां बनेगा इसका बॉटम? हेमंत, ये जो 9 नवंबर का जो बॉटम था 572, वो मुझे ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। ओके, लेकिन कितना 572 जहां से बाउंस बैक हुआ था 720 की तरफ, 60 रुपए की जगह हो रही है, यानी 10%। लेकिन 600 के आसपास जा सकता है, वहां पर मुझे लगता है सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा ये बात नहीं है कि ऊपर में 660, 680 में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो पार करना मुझे नहीं लगता है बहुत जल्द होगा, और जब तक वो नहीं होगा बड़ी मुंह नहीं आएगी। सबको डिसअपॉइंट किया है इस शेयर ने। कंसेंसस बाय था सबका ये पहले,
और 8-10 साल से अच्छे रिटर्न्स भी दिए, लेकिन उसके बाद पिछले 8-9 महीने में, एक साल में क्या गिरावट देखने ये ना वो सुजलोन के साथ जब वो हुआ ना तब से कुंडली बराबर बनी नहीं है। मैं बोलने वाला था ये बात। जब एक कंपनी कोर बिजनेस से अलग हटके, अच्छा वो एक चीज है कि वो भले ही प्रमोटर से अपनी पर्सनल कैपेसिटी मिली है, वैसा नहीं है। देखो कंपनी को हम नहीं कहेंगे क्योंकि प्रमोटर्स ने खरीदा, पैसा उन्होंने डाला है, लेकिन कभी कभी होता है ना, हाँ कभी कभी होता है ना कि वो आपके ग्रह नक्षत्र मैच नहीं करते, तो वहां से उस दिन वीआरएल लॉजिस्टिक्स में भी प्रमोटर्स ने कहा था कि हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करने वाले, लेकिन शेयर के साथ क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो तब से मामला जो है, जिस दिन से सुजलोन में स्टेक खरीद तब से सन फार्मा नीचे जा रहा है। चलिए काफी इन्वेस्टर परेशान है, लेकिन हम उम्मीद एक ही कर सकते हैं कि भाई ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छे शेयरों के अच्छे दिन आते हैं, कब आएंगे वो पता नहीं, देर सवेर आते हैं ये कह सकते हैं। चलिए एसजेएक्स निफ्टी 8 अंक नीचे, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले साहब स्टूडियो में है, सुमित बगड़िया जी हैं हमारे साथ, मयूरेश जोशी जी हैं। सुमित, सवाल आपसे लेना चाहता हूं भारत फाइनेंशियल्स पर। एसकेएस के नाम से भी ये कंपनी को पहले जाना जाता था, लेकिन देखिए नाम बदलने के साथ साथ शेयर में काफी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है और कुछ खराब खबरें भी आई हैं। ये बताइए पोजीशंस किस तरह से बनी हुई है एफएनओ में, क्या ये और करेक्ट हो सकता है? आज मॉर्गन स्टैनले जरूर कह रहा है कि उनका जो ओवरवेट का लक्ष्य बरकरार है, लेकिन दबाव में है साफ तौर पर ये शेयर। आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? यस हेमंत, एब्सोल्युटली शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक दबाव में रहेगा और ऐसा लगता है कि शायद ये इमीडिएटली 580 का लेवल जो एक सपोर्ट के तौर पे है, जो पिछले 20-25 दिन पहले के लो है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो शायद हमें इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर 550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट्स के अंदर मोस्टली स्टॉक्स में हमको एक दबाव ही देखने को मिल रहा है और फ्रंट लाइनर स्टॉक्स जो भी है उनके अंदर 8 से 10% की फॉल और देखने को मिल सकती है महीने 1.5 महीने के अंदर। तो फिलहाल इमीडिएटली अगर हम भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो ये वीक लग रहा है। जब तक ये ऊपर में दोबारा आप 640-650 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं होता है, तब तक एक बार इसके अंदर फ्रेश तेजी बनेगी नहीं। एट द सेम टाइम नीचे में अगर ये 580 के लेवल ब्रेक करता है तो नीचे के अंदर ये 550 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से अगर 10-15 रुपए की उछाल आती है तो एक बार सेल करके काम किया जा सकता है और नीचे में जैसे ही 600 और 580 के लेवल तोड़ेगा तो इमीडिएटली हमको 550-530 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहा है आपके लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनका भी नाम बदलने के बाद से मामला ठीक नहीं चल रहा है, मतलब एक्चुअली। अच्छा, कल जो बातें चल रही थी ना मार्केट में कि लोन वेवर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, देखिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो ऐसी जगह हैं जहां से इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। उत्तर प्रदेश से करीब 74% के आसपास और महाराष्ट्र से करीब 80% के आसपास का। और अगर ये लोन वेवर वाली जो खबरें जो कल मार्केट में बहुत गर्म थी वो होती है तो थोड़ा दबाव बन सकता है, कल इसीलिए पिटा था ये तो बहुत सीरियस चीजें हैं। क्योंकि देखिए हेमंत, आपको याद होगा कि जो ये संसद का सत्र का आखिरी दिन था, उस दिन राहुल गांधी गए थे मोदी जी से मिलने के लिए और मोदी जी ने बोलता मिलते रहे कीजिए। तो बिल्कुल उस दिन वो यही बात ली गई, किसानों का कर्ज माफ कीजिए। कुछ न कुछ तो बात हो रही है। हाँ, तभी में ये जो तभी है ना, बोल रहे हैं, तभी राहुल गांधी को लगा होगा भाई कि प्रधानमंत्री ये करने वाले हैं, पता चला है तो हम ही पहुंच जाए, क्रेडिट तो लेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए कल देखिए पीएसयू बैंक्स में जो दबाव देखने को मिला है, और आज पीएसयू बैंक के लिए अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि पीएसयू बैंकों के मुखिया जो हैं वो वित्त मंत्री जी से मिलने वाले हैं, तो आज ये स्पेस फोकस में फिर से रहने वाला। बिल्कुल, चलिए इन सब पर रखेंगे नजर रखेंगे भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर, जो कि अब कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने वाला है। इस ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन होगा आपके लिए और उसके साथ ही हो गई रुपए की भी शुरुआत। डॉलर इंडेक्स फिर से 103 के ऊपर है, तो करेंसी मार्केट में क्या कुछ कमजोरी होती है, साथ ही स्टॉक 2020 का अपडेट, और जब कैश मार्केट में एक्शन की हो पूरी संभावना तो फिर आपके लिए सबसे बेहतरीन मौके मिलते हैं स्टॉक 2020 के प्लेयर्स में। तो आज के टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज और उसके बाद 9:15 से शुरू होगा भरपूर एक्शन, और वो एक्शन आपको देगा दिन भर के लिए ट्रेडिंग और कमाई के मौके। पहला सौदा में छोटे से ब्रेक की बात।